ऑलराइट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का इनडायरेक्ट मेथड जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि IAS 7 डिफाइन करता है। इसका स्टैंडर्ड है IAS 7 और IAS 7 के थ्रू जो इनडायरेक्ट मेथड है ये आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन जिसका जवाब हमने फाइंड करना है वो ये है कि हमने जब फाइनल अकाउंट्स किए तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई, जो कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करती है। हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई, चाहे वो इंडिविजुअल थी या कंसोलिडेटेड थी, व्हाटएवर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यार हमें ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने की क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट और लॉस है विच शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जब ऑलरेडी फाइनेंशियल पोजीशन है विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने की क्या जरूरत है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इनकम और एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किए हैं। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट्स। इनकम और एक्सपेंस को उस पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए जिस पीरियड से उसका ताल्लुक है, ना कि जिस पीरियड में वो रिसीव्ड या पेड हुए हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर तो हमने इनकम को, जैसा मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट इनकम जब ड्यू हो गई तो हमने रिकॉर्ड कर ली। रेंटल इनकम जब ड्यू हो गई तो हमने रिकॉर्ड कर ली। रेंटल एक्सपेंस जब ड्यू हो गया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। फाइनेंस कॉस्ट जब ड्यू हो गई तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया। इसके साथ साथ हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें इंक्लूड की हुई हैं जो कि नॉन कैश है। मिसाल के तौर पे आपने प्रोविजन रिकॉर्ड की। प्रोविजन क्या है कि एक्सपेक्टेड है कि आपका आउटफ्लो हो, प्रोबेबिलिटी है कि आपका आउटफ्लो होगा। आपने क्या किया, उसको एक्सपेंस और लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया। एक्सपेंस रिकॉर्ड किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, लायबिलिटी रिकॉर्ड किया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लेकिन क्या ये एक्सपेंस पे हो चुका है? क्या ये लायबिलिटी सेटल हो चुकी है? नहीं हुई, नॉन कैश है। इसी तरीके से आप डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट क्या आपका कोई कैश आउटफ्लो हुआ है? नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ है। इसी तरीके से अमोर्टाइजेशन, क्या अमोर्टाइजेशन के अगेंस्ट हमारा कोई आउटफ्लो हुआ है? बिल्कुल हमारा कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। ये तो जस्ट एक आपके पास एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसी तरीके से अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, आपको डाउट है कि रिसीवेबल आपको पे नहीं कर पाएगा, आपने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट किया आपने प्रॉफिट और लॉस को, और क्रेडिट कर दिया आपने अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स को, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से डायरेक्टली उसको रिसीवेबल के बैलेंस से लेस कर दिया। क्या ये आपका आउटफ्लो हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स की बात करें, वो तो कैरिंग वैल्यू प्रेजेंटेड है। क्या ये वो वैल्यूज प्रेजेंटेड है कि जितने का आपने एसेट खरीदा है, यानी जितने का आपको उस एसेट के अगेंस्ट आउटफ्लो हुआ था? नहीं, वो तो कैरिंग वैल्यू है। इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि या तो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड हुई हुई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जिनके अगेंस्ट अभी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नॉन कैश है, जिसमें डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, आपके पास प्रोविजन वगैरह। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखकर हमें एक्चुअल कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस का पता नहीं चलता। हाँ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन का फ्लेवर आपको मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली कितना इनफ्लो हुआ, एक्चुअली कितना आउटफ्लो हुआ। इस तरह टैक्स की बात करें आप, तो टैक्स एक्सपेंस आपने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड किया, ये एक्चुअल टैक्स पेड की फिगर नहीं है, ये टैक्स एक्सपेंस है। अगर हमें ये मालूम करना हो कि एक्चुअल कितना टैक्स पे किया है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? इन सब बातों के लिए हमें बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज।
तो याद रखें कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जब हम इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू बनाएंगे IAS 7 के अकॉर्डिंगली, वो क्यों बना रहे हैं, वो हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें अपनी कंपनी की एक्चुअल कैश पोजीशन को कंफर्म करना है कि एक्चुअली कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो कितना हुआ है। सो कैश फ्लो तीन किस्म की एक्टिविटी को डिस्कस करेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज है। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो रिलेटेड है आपका फाइनेंस से, रेजिंग ऑफ फाइनेंस से, चाहे वो इक्विटी फाइनेंस है या डेट फाइनेंस। सो याद रखें कि हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इसलिए प्रिपेयर करेंगे बिकॉज वी नीड टू नो the actual cash position of the company in terms of cash inflows and cash outflows. The statement of profit or loss and statement of financial position does not help the company in this regard. That is why there is a need to prepare the statement of the cash flows, and we are going to prepare the statement of cash flows according to IAS 7, and this is going to be the indirect method of preparing the statement of cash flows. In the statement of cash flows, we have three activities: cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, and then we have the cash flows from financing activities.